Hello, aspirant. I'm CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to begin with topic that is models and issue faced in international human resource management, and what are the different model of international HRM. So, before that, just recall about the previous lecture. In our previous lecture, we discussed about what is international HRM, what are the different approaches of business in international HRM, that is ethnocentric, polycentric, regiocentric, and geocentric. And then after we discussed in our previous lecture, that is type of employee in international HRM, that is home country, host country employee, home country employee, and third country employee. So this is what we were talking about in our previous lecture, and in today class we will see what are the different model of international HRM. So अगर हम बात करें इंटरनेशनल HRM में मॉडल्स की, तो पहला हमारा मॉडल्स है वो है इंटीग्रेशन एंड रिस्पॉन्सिव IR फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क से भी ऑलमोस्ट, और एक हम बाद में इसमें देखेंगे जो चैलेंजेस एंड कल्चर शॉक जो होते हैं, वहाँ से कभी कभी नहीं, मोस्टली यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मॉडल से बनेगा एंड एक क्वेश्चन कल्चर शॉक से बनेगा। ठीक है, तो पहले मॉडल को स्टडी कर लेते हैं। तो क्या होता है इंटीग्रेशन एंड रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क। इंटीग्रेशन रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क में क्या होता है कि एक हमने 2 डायमेंशन बनाए हैं। एक डायमेंशन पे हमने लिखा है इंटीग्रेशन को, एंड अनदर डायमेंशन पे लिखा है हमने रिस्पॉन्सिवनेस को। पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है इंटीग्रेशन एंड रिस्पॉन्स। तो इंटीग्रेशन होता है कि बेसिकली आप कैसे कितना अलाइन कर रहे हैं खुद को, अपनी प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, है ना। आप एक ग्लोबल बिजनेस की तरह से अपने प्रोडक्ट को कितना आप स्टैंडर्डाइज किया है, अपनी प्रोसेस को, अपनी सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को कितना स्टैंडर्डाइज किया है ना, और स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं पूरे ग्लोब पे, ऐसा कह सकते हैं, है ना। पूरी दुनिया में आप उस बिज़नेस को अपने स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के बेस पे क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन बना दिया। जैसे कि हम बात करें अगर आईफोन की, तो आईफोन क्या है, एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, और उसी को फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल किया जाता है। उसको लोकल कह सकते हैं लोकल ज़रूरतों के हिसाब से उसे मॉडिफाई नहीं किया जा रहा। वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है और उसी को ही सारी जगह बेचा जाता है। तो यही है कि कितना हम इंटीग्रेट हो पा रहे हैं अपने स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस के साथ। ठीक है, जिसमें हम फ़ायदा उठा सकते हैं किसका, इस पर फोकस रहता है हमारे इंटीग्रेशन पे। किस बात पर फोकस रहता है, सिनर्जी सच एज इकोनॉमी ऑफ स्केल, आप क्वांटिटी में सेल करना चाहते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज एंड कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और अगर हम बात करें ग्लोबल रिस्पॉन्सिवनेस, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस की, तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि आप लोकल कंडीशंस हैं, है ना, या लोकल डिमांड है, उसके साथ आप खुद को कितना अलाइन कर रहे हैं, उन डिमांड्स को आप मीट करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये दो डायमेंशन बनाए हैं, और इसके बेस पे हम 4 तरीके के मॉडल देखेंगे। रेफर्स टू द लोकल मार्केट कंडीशन, कल्चर डिफरेंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, कि आप लोकल ज़रूरतों के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से उसको अपने प्रोडक्ट को आप कितना चेंज और मॉडिफाई कर रहे हैं। वहीं इंटीग्रेशन क्या है कि आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के साथ मार्केट को कितना कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम देखें तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। दैट इज़ व्हेन इंटीग्रेशन इज़ लो एंड रिस्पॉन्सिवनेस इज़ लो। दोनों ही लो हैं, आपका इंटीग्रेशन भी लो है एंड रिस्पॉन्सिवनेस भी लो है। मतलब आपका प्रोडक्ट कम स्टैंडर्डाइज है और आपका जो रिस्पॉन्स है, मतलब लोकल नीड के साथ, वो भी बहुत कम है। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल कंपनी बोलेंगे, जहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो होम कंट्री में जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो होस्ट कंट्री में उसी बिज़नेस प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इथनोसेंट्रिक हुआ। इंटरनेशनल कंपनियाँ होती हैं वो इथनोसेंट्रिक अप्रोच पे काम करती हैं। अभी ये कंपनी क्या कर रही हैं, इन्होंने इनिशियली काम करना शुरू किया होता है इंटरनेशनल या बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ पेरेंट कंट्री। तो ऐसे बिजनेस मॉडल्स को क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मॉडल बोलेंगे। फिर अगर हम बात करें मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है, जहाँ पर ग्लोबल इंटीग्रेशन तो कम होगा, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट कम होंगे, लेकिन लोकल रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होगी। मतलब
इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी वो कैसे काम करती है कि वो लोकल लोगों के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है और उसको सेल करती है। तो यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइज पावर सिस्टम होता है ना, और वहीं के लोगों से ये लोग काम करवाते हैं, मतलब जो होस्ट कंट्री है वहीं के लोगों को हायर करते हैं काम करने के लिए भी। वहीं ग्लोबल कंट्री कैसी है, अगर हम ग्लोबल कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, हाई है, मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है वहीं, लेकिन लोकल रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, कम है, लो है, इसमें लोकल रिस्पॉन्सिवनेस कम है। इसका मतलब क्या है कि आपने एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना दिया और उसी को आप सेल कर रहे हैं, आप जो लोकल ज़रूरतें हैं उनको आप इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल। ऑल्दो ये कंपनी ख्याल रखती हैं कि ओवरऑल अपने प्रोडक्ट को इस तरह से स्टैंडर्डाइज किया जाए कि वो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को या ओवरऑल जो ज़रूरतें हैं उनको ये पूरा कर सकें। ये कंपनी कैसी होती हैं, ये सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क पर काम करती हैं। वहीं मल्टीनेशनल डिसेंट्रलाइज फ्रेमवर्क पर काम करती हैं, वहीं ग्लोबल सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क होता है, एक सेंट्रल डिसीजनिंग बॉडी होती है, वहीं से अपने पूरे बिजनेस को ये रन करते हैं। फिर है हमारा ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी कैसी होती हैं कि इनका इंटीग्रेशन भी हाई होता है, इंटीग्रेशन भी हाई है एंड रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई है, मतलब ये इंटीग्रेट भी अच्छा कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को लोकल नीड के हिसाब से कस्टमाइज भी कर रहे हैं, इंटीग्रेट भी कर रहे हैं लोगों के साथ, और रिस्पॉन्सिवनेस में लोकल ज़रूरतों को भी समझ रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों को बोलते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी। ठीक है, तो यही होता है हमारा इंटीग्रेशन एंड रिस्पॉन्सिव मॉडल। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्या होती है। यहाँ पे आपको बस पूछा जाएगा तो यही जो 4-5 पॉइंट हैं, जैसे कि इंटरनेशनल में इंटीग्रेशन कैसा होगा, हाई होगा या लो होगा, मल्टीनेशनल में इंटीग्रेशन लो है या हाई है, या इनमें क्या कंडीशन बनेगी, ये कंडीशंस आपसे पूछ ली जाती हैं, तो आप ये कंडीशंस याद रखिएगा। तो जैसे ग्लोबल स्ट्रेटेजी है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी कंपनी है, वो क्या करती हैं, हाई इंटीग्रेशन बनाएंगी एंड लो रिस्पॉन्सिवनेस होता है यहाँ पे। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज ज़्यादा होगा, लोकल रिस्पॉन्स वहाँ पे कम होगा, लोकल ज़रूरतों को कम देखा जाएगा वहाँ पे। फिर हम बात करें मल्टीनेशनल कंपनी की, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोकल ज़रूरतें हैं उनके साथ ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होती है, इंटीग्रेशन कम होता है, मतलब होस्ट कंट्री है उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बर्गर की, तो इंडिया में मैकडी क्या बनाता है, मैक आलू टिक्की बनाता है, जो कि सिर्फ इंडिया में ही सर्व किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ये खाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल स्ट्रेटजी बोलेंगे। वहीं ट्रांसनेशनल कैसे बोलेंगे कि वो प्रोडक्ट को भी अपने प्रोडक्ट को भी लोकल रिस्पांस के बेस पे चेंज कर देते हैं, और वहाँ पे इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाने का भी वहाँ पे क्या कहते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं वो लोग कि अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज बनाए। जैसे कि यूनिलीवर इंडिया में बिजनेस करती है ना, तो वो अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड भी रखती है और लोकल नीड को समझते हुए भी वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करती है। फिर है इंटरनेशनल वही कि यहाँ पर इंटीग्रेशन भी लो है और रिस्पॉन्स भी लो है, मतलब इथनोसेंट्रिक अप्रोच का ये इस्तेमाल करते हैं बिजनेस करने के लिए। फिर सेकंड मॉडल है वो है टेलर एंड अदर। इन्होंने एक मॉडल दिया 1996 में, कौन सा, एक्सपोर्टिव, इंटीग्रेटिव एंड अडेप्टिव। तो एक्सपोर्टिव मॉडल क्या है, एक्सपोर्टिव अप्रोच वही अप्रोच है, इथनोसेंट्रिक अप्रोच कि ये होम कंट्री को, जो होम कंट्री है उसी की बिजनेस स्ट्रेटजी का, इस होम कंट्री की स्ट्रेटजी का ही इस्तेमाल करेंगे ये होस्ट कंट्री में, है ना, ये होम। तो ये बेसिकली एक तरीके का बस नाम अलग हो गया है, ये एक तरीके इथनोसेंट्रिक अप्रोच ही है। तो आप याद रखना, एक्सपोर्टिव अप्रोच क्या होता है कि आप होम कंट्री की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, एचआर पॉलिसी है, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे होस्ट कंट्री में बिजनेस को रन करने के लिए या सब्सिडरीज को रन करने के लिए। फिर हम बात करें अडेप्टिव अप्रोच। अडेप्टिव अप्रोच क्या है कि ये लोकल, जो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच कह सकते हैं हम इसे, जो लोकल नीड हैं उनको फिट रखते हुए काम करते हैं, यहाँ पर उसे बोलते हैं अडेप्टिव अप्रोच। एचआर प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड अ फिट लोकल कंडीशन इन होस्ट कंट्रीज, रिकॉग्नाइज नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट कल्चरल, लीगल एंड मार्केट डिफरेंसेस। तो एक तरीके का पॉलीसेंट्रिक अप्रोच ही है, जहाँ पर आप होस्ट कंट्री में ही आप लोगों को हायर कर रहे हैं और वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई एंड कस्टमाइज कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं अडेप्टिव। अडेप्टिव का नाम से ही आप समझ रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं लोकल कंडीशंस को। वहीं इंटीग्रेटिव क्या है कि जब आप एक्सपोर्टिव एंड वो अडेप्टिव दोनों का इस्तेमाल करते हुए जब एक तरीका बनाएंगे, अप्रोच बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेटिव अप्रोच, सीकिंग बैलेंस बिटवीन ग्लोबल कंसिस्टेंसी एंड लोकल
रिस्पॉन्सिवनेस, कंबाइंड एलिमेंट बोथ एक्सपोर्टिव एंड अडेप्टिव अप्रोचेज। तो ये था हमारा टेलर एंड अदर मेथड। एंड देन थर्ड मॉडल इज, ओके ये थर्ड मॉडल है हमारा मॉडल, दैट इज ईपीजी और ईपीआरजी मॉडल। इसमें ये याद रखना कि इसमें आर बाद में ऐड किया गया था, है ना। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन 4 डायमेंशन में से कौन सा डायमेंशन बाद में ऐड किया था। तो इसमें आर बाद में ऐड किया गया था, मतलब रीजियोसेंट्रिक बाद में ऐड किया गया था। पहले सिर्फ ईपीजी मॉडल ही दिया गया था कि इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक या ग्लोबल या जियोसेंट्रिक। तो इसमें क्या इथनोसेंट्रिक अप्रोच मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, तो वही सेम चीज़ है ना। ऐसे ही पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है जहाँ पे होस्ट कंट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। वहीं जियोसेंट्रिक आप ग्लोबल के तौर पे काम करेंगे। रीजियोसेंट्रिक आप एक रीजन बनाएंगे और उसमें ही आप मतलब एक एशिया रीजन बना लिया, है ना, एशिया या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या आपने रीजन बना लिया और उनके बेस पर आप एक पॉलिसी बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे रीजियोसेंट्रिक अप्रोचेस। ठीक है, और इसको ही बाद में जोड़ा गया था। बस ये हमें यहाँ पे याद रखना कि इनमें से ईपीआरजी मॉडल में कौन सा मॉडल बाद में जोड़ा गया, रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन अप्रोच बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये था हमारा एपीजी मॉडल या ईपीआरजी मॉडल। तो यहाँ पे हमारे 3 तरह के मॉडल थे जो हमने स्टडी किए। ऑलमोस्ट सारे सेम हैं, बस नाम थोड़े अलग अलग हैं, बस उनको आप याद रखिएगा। तो पहला था आईआर मॉडल, इंटीग्रेशन रिस्पॉन्सिव मॉडल, एंड सेकेंड वन वॉज टेलर एंड अदर मेथड, दैट इज एक्सपोर्टिव, इंटीग्रेटिव एंड एडेप्टिव मॉडल। एंड देन थर्ड वन वॉज ईपीजी और ईपीआरजी मॉडल, जहाँ आर बाद में ऐड किया गया था। अब इसमें चैलेंज क्या होते हैं इंटरनेशनल एचआरएम में, वो देख लेते हैं। सो वेरिएशन इन कंट्री इन्वायरमेंट। वेरिएशन इन कंट्री इन्वायरमेंट क्या होता है कि हर कंट्री का अपना अलग अलग कल्चर होता है, पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं। उनके बेस पे जो हम क्या कह सकते हैं एचआर पॉलिसी हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, और इनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है इंटरनेशनल एचआरएम में कि आप जो लोकल लॉ हैं उन पे आप अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको पेनल्टी फेस करना पड़े, है ना। तो इसीलिए आपको इस बात का तो बहुत ध्यान रखना होता है इंटरनेशनल एचआरएम में। फॉर एग्जांपल कंपनसेशन प्रैक्टिसेस इन यूएसए, बोनस हैवी, यूएस में बोनस हैवी प्रैक्टिस काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। वहीं अगर हम बात करें कुछ अदर कंट्री की तो वहाँ पे फिक्स्ड पेमेंट को काफ़ी वेटेज दिया जाता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस बनती हैं। तो यही है वेरिएशन इन कंट्री इन्वायरमेंट एंड बिजनेस मॉडल्स। परसेप्शन ऑफ एचआर, एचआर का परसेप्शन कैसा है। कहीं कहीं होता है कि एचआर को एक की मैनेजरियल रोल माना जाता है, उनको टॉप मैनेजमेंट के साथ इंक्लूड किया जाता है और वहाँ से डिसीजन लिए जाते हैं। और किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि एचआर को जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिखाया जाता है कि हायरिंग करनी है, रिक्रूट करना है, ट्रेनिंग देनी है। तो एचआर का परसेप्शन कैसा है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये भी इंटरनेशनल एचआरएम में स्टडी किया जाता है कि ये चैलेंज है, क्योंकि किसी कंट्री में एचआर को एक हायर की पोजीशनिंग रोल माना जाता है और कहीं कहीं हम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मान के छोड़ देते हैं। तो ये एक क्या आता है मुश्किल आती है इंटरनेशनल एचआरएम में। एटीट्यूड एंड एक्शन ऑफ हेड क्वार्टर टूवर्ड एचआर, है ना। ये भी है कि जो हेड क्वार्टर्स हैं, है ना, जहाँ से आपका बिजनेस रन होता है, जो होम कंट्री है, वहाँ पर कैसा एटीट्यूड है एचआर डिपार्टमेंट का, है ना। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर एचआर डिपार्टमेंट को हेड क्वार्टर्स में अच्छी जिम्मेदारी मिली है, अच्छा पोजीशन मिला हुआ है, तो वहाँ पे जो एचआर पॉलिसीज़ होंगी अदर सब्सिडरीज़ में, उनमें भी एचआर की अच्छी पकड़ रहेगी। लेकिन अगर हेड क्वार्टर में उनको नहीं समझा जाएगा, कुछ उनको ज़्यादा पावर नहीं दी जाएंगी, तो फिर सब्सिडरीज़ में भी सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट को बस एक नेगलेक्ट कर देंगे, उनको एक तरीके से इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज तो हर लेवल पे हम बात करें, चाहे होस्ट कंट्री हो, होम कंट्री हो, कहीं भी दिक्कत आती है, रेजिस्टेंस हर जगह मिलता है। और जब हम इंटरनेशनल एचआरएम की बात करेंगे तो वहाँ पे तो फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनारियों में डिफरेंट तरीके से डील करना होगा, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे, है ना। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है इंटरनेशनल एचआरएम में, इसको भी हमें डील करना होता है कि अच्छे से हमें डील करें, जिससे कि हम जो चेंज है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर है बैलेंसिंग ग्लोबल एंड लोकल नीड। आपको लोकल नीड को भी समझना है और ग्लोबल नीड को भी समझना है उस, और आपको ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज भी करना है। आपको कहाँ से हायरिंग करनी है, नहीं करनी है, कितनी हायरिंग करनी है, ये सब आपको बड़े ध्यान से करना होता है इंटरनेशनल एचआरएम में। सो दिस इज समवॉट वी फेस चैलेंजेस वाइल डूइंग इंटरनेशनल एचआरएम और वाइल हायरिंग और रिक्रूटिंग वी कैन से इंटरनेशनल एम्प्लॉई। एंड देन another topic is cross culture management in international
HRM, ये किसने दिया था? ओबर्ग ने दिया था, ये नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट इंटरनेशनल HRM में किसने दिया था? ओबर्ग ने दिया था 1960 में, ये नाम पूछा गया है, ये आप याद रखिएगा। तो इन्होंने बताया था कि जबकि व्यक्ति एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपार्टिएशन बोलते हैं, कि कंपनी होस्ट कंट्री में से होम कंट्री में से होस्ट कंट्री में किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करती है, एक्सपार्टिएट करती है काम करने के लिए, तो उनको एक पूरा एक फेज से गुजरना होता है ना। तो एक कल्चरल शॉक लगता है उन्हें, क्रॉस कल्चर फेस करना होता है, तो उससे एक व्यक्ति कैसे रिकवर करता है उसको उन्होंने बताया। तो इनको 4 स्टेप में बताया कौन कौन सा। पहला हनीमून फेज, देन अदरवाइज, एंड देन सेकंड फेज वाज शॉक, एंड फिर उसके बाद क्या, एडजस्टमेंट फेज, एंड देन अडेप्टेशन फेज। तो हनीमून फेज क्या होता है कि जब एम्प्लॉय को पता पड़ता है कि उन्हें जाना है किसी दूसरे कंट्री में, तो एक्साइटेड होते हैं वहाँ जाने के लिए कि उन्हें अच्छा काम करने को मिलेगा, अच्छी कंट्री मिलेगी, है ना। वो वहाँ के बारे में क्यूरियस होते हैं जानने के लिए। तो वो क्या होता है, हनीमून फेज होता है। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो वहाँ पर डील करते हैं, तो उन्हें डे टू डे एक्टिविटी में भी जो कल्चरल शॉक लगता है, कल्चरल शॉक से मतलब है कि वैसे अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अगर हम डाइनिंग टेबल की ही बात करें तो इंडिया में अल्कोहल इतना मतलब आम नहीं है ना, हर किसी डाइनिंग टेबल पर नहीं मिलता। लेकिन फॉरेन कंट्री की बात करें, जर्मनी की या कहीं की भी यूरोपियन कंट्री की, तो वहाँ पे क्या है कि अल्कोहल को इतना वो नहीं करते हैं, मतलब उनकी डाइनिंग टेबल पर आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक कल्चरल शॉक ही तो है ना, कि ऐसा हो सकता है क्या। तो वही है कि व्यक्ति को क्या लगता है, एक शौक लगता है, तो कल्चरल शौक हो सकता है उसे। डे टू डे एक्टिविटी में भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं, तो फिर उनको छोटे छोटे काम भी बहुत भारी लगने लगते हैं, तो उनको फटीक होता है ना। तो यही होता है कल्चर शौक, इस फेज से उन्हें गुजरना होता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं तो फिर वो चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट बना लेते हैं कि कैसे डील करना है सिचुएशंस के साथ। फिर एडजस्टमेंट फेज आएगा, फिर एडजस्ट करने के बाद फिर वो अडेप्टेशन फेज में आ जाएंगे, मतलब वो उस माहौल में ढल जाएंगे, अब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही है क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट गिवन बाय ओबर्ग इन 1960। So honeymoon phase, at the beginning, individual excited to fancy and fascinated by the new environment, they focus on positive aspect। वहाँ के बाद क्यूरियस होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं वहाँ जाने के लिए, तो उनको नया नया माहौल मिल रहा होता है, वो क्यूरियस होते हैं, हैप्पी होते हैं। फिर कल्चरल शॉक लगता है वहाँ पहुँचने के बाद, कल्चरल डिफरेंस बिटवीन मोर नोटिसेबल एंड फील फ्रस्ट्रेटिंग और ओवरवेलमिंग। इससे क्या होगा, इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस मेंटल फटीक फ्रॉम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड न्यू बिहेवियर एंड लैंग्वेज। उनको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल विड्रॉल एंड आइसोलेशन, वो अकेला रहना शायद शुरू कर देंगे, या फिर सीकिंग कंफर्ट इन फैमिली फूड एंड रूटीन वर्क। तो ये कल्चरल शॉक में चले गए वो। अब क्या है, रिकवरी फेज आएगा या एडजस्टमेंट फेज आएगा, सॉरी एडजस्टमेंट फेज आएगा पहले। यहाँ पे क्या है कि वो इंडिविजुअल अचीव हायर लेवल ऑफ कल्चरल अडेप्टेशन, दे सक्सेसफुली मैनेज वेरियस सोशल एंड प्रोफेशनल सिचुएशन। ये कुछ ऊपर नीचे हो गया, ये रिकवरी फेज की जगह अडेप्टेशन फेज लिखना चाहिए था, सॉरी यहाँ गलती होगी, ये अडेप्टेशन फेज होना चाहिए था और यहाँ पे आना चाहिए था, सॉरी यहाँ आना चाहिए था एडजस्टमेंट फेज, और यहाँ आना चाहिए था हमारा अडेप्टेशन फेज। फोर्थ वही है ना, अडेप्टेशन। हाँ, यहाँ अडेप्टेशन आएगा फोर्थ में। फिर व्यक्ति क्या करता है, रिकवर करेगा एंड देन उन कंडीशन को अडेप्ट कर लेगा, तो उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और वो की जो अपनी रोल है उसको वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। फिर इसके बाद सेकंड थ्योरी कल्चरल डायमेंशन की गिवन बाय हॉफस्टेड ने एक थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि कोई भी कल्चर है उसके कुछ डायमेंशंस होते हैं, उन्होंने कुछ डायमेंशन बताया, और उन डायमेंशंस को जब आप स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि कोई कल्चर किसी व्यक्ति को कैसे स्टडी कर सकता है, उनमें कैसे अच्छे से काम कर सकता है। तो हॉस्टेड कल्चरल डायमेंशन स्टोरी डेवलप बाय ग्रीट हॉस्टेड provided a framework for understanding how cultural value influence behavior in organization and society. It identifies 6 different culture that compare analyze different across countries। so, इन्होंने बताया कि डिफरेंट क्या होते हैं, डायमेंशंस हैं, और वो डायमेंशन क्या करते हैं, व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक्ट एंड बिहेव करेगा वो बहुत ज़्यादा, या सोसाइटी में कैसे एक्ट और बिहेव करेगा वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उनके बिहेवियर को। तो उन्होंने कुछ डायमेंशंस बताए, उनको स्टडी कर लेते हैं। पहला डायमेंशन होता है पावर डिस्टेंस, PDI। पावर डिस्टेंस क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो जिनके पास कम पावर है वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसा फील करते हैं, ठीक है।
तो उन्होंने दो तरीके से उसे स्टडी किया। हाई पावर डिस्टेंस, जब हाई पावर डिस्टेंस होगा तो मतलब क्या है, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, एक्सेप्टेंस ऑफ हायरार्की, अथॉरिटी इज रेयरली क्वेश्चन। आप जो हायरार्की है उसको बहुत रेयरली क्वेश्चन करते हैं। जिन लोगों के पास पावर कम है वो अल्टीमेटली अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उसे क्वेश्चन नहीं करते हैं। वहीं बताया कि अगर लो पावर डिस्टेंस है, जो 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 व्यक्ति जिनको पावर कम मिली हुई हैं और कंपनी का या कंट्री का कल्चर ऐसा है कि लो पावर डिस्टेंस है, मतलब वहाँ पे डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को अपनाया गया है। इक्वालिटी इज एम्फसाइज्ड, अथॉरिटी कैन बी चैलेंज्ड। आप अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं। हाई पावर डिस्टेंस में आप अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों पे कम पावर है वो लो पावर सिस्टम में क्या करेंगे, अथॉरिटी को चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं तो मतलब वहाँ पे क्या है, वो लोगों को बोलने की आज़ादी है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपके काम करने को तरीके को या कम्युनिकेट करने के तरीकों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। वहीं अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, डिस्क्राइब हाउ कॉन्फिडेंट अ कल्चर इज विद एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी के साथ कैसे डील करते हैं। अगर हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है मतलब प्रेफरेंस फॉर रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट एंड लो टॉलरेंस फॉर रिस्क। वहाँ पे क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, उसी की तरफ वो काम करेंगे। वहीं लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या है कि मोर ओपन है। यहाँ पे एम्बिग्यूटी और रिस्क, आप मतलब एम्बिग्यूटी भी है तो भी वहाँ पे वो लोग उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। लोग वहाँ पे इतने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में काम नहीं करते, वो इनोवेटिव फॉर्म में भी काम करते हैं। फिर हम बात करें इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है कि वहाँ पे एक व्यक्ति को ज़्यादा पावर, ऑटोनॉमी दी जाती है ना काम करने की, क्योंकि उस इंडिपेंडेंटली काम कर सके, अपने इंटरेस्ट पे काम कर सके। वहीं कलेक्टिव कल्चर क्या है कि वहाँ पे वैल्यू, जो ग्रुप है उसकी बात की जाती है कि आप एक ग्रुप में काम करें, है ना, इंटरडिपेंडेंट वे में काम करें। तो वहाँ पे क्या है, एक ग्रुप को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और वहीं इंडिविजुअल में एक इंडिविजुअल व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। फिर मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। अब क्या है कि मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, मस्कुलिनिटी क्या है, एम्फसाइज अचीवमेंट, कंपटीशन, असर्टिवनेस एंड मटेरियल सक्सेस। यहाँ पर सक्सेस के बारे में बात की जाएगी, अचीवमेंट के बारे में बात की जाएगी, है ना। हम बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना अचीव कर सकते हैं, और आपको पुश किया जाएगा। वहीं फेमिनिन कल्चर में क्या है कि आप सपोर्ट, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, केयर करेंगे, और इस तरीके से आप काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अचीवमेंट पे इतना फोकस नहीं रहता, बल्कि कोऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है, कोर वैल्यू पे ज़्यादा, इक्विटी और लाइफ पे फोकस करते हैं। तो ये तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का माहौल है, इनमें आपकी कंट्री में इन्वायरमेंट से किस तरीके के माहौल को अपनाया गया, ये बहुत डिपेंड करता है। तो ये भी आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। वहीं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, आप लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं या शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं। वहीं इंटेलिजेंस एंड रेस्ट्रेंट, आप जो इंटेलिजेंस हैं आप उनको फेस करते हैं या नहीं, है ना। अलाउ फ्री ग्रेटिट्यूड ऑफ डिज़ायर, एम्फोसाइज डिजर्व फन एन्जॉयमेंट एंड लाइफ। रेस्ट्रेंट क्या है कि आप बहुत ज़्यादा इतना मतलब आप फ़न और इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी डिज़ायर को। तो आप जब इस तरीके के माहौल होंगे, जो दोनों अलग अलग तरह के माहौल है, और किस माहौल को आप अपना रहे हैं अपनी कंपनी में या अपनी कंट्री में, वो आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कुछ 6 डायमेंशन बताए इन्होंने। तो आज हमने देखा कि HR के मॉडल क्या हैं, इंटरनेशनल HRM के मॉडल्स क्या हैं, इसमें इशू क्या आते हैं, चैलेंजेस क्या आते हैं, एंड क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सो थैंक यू, कल मिलते हैं।